हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम यहाँ पर सीटेट 20 अगस्त को जो होने वाली है एग्ज़ाम, इसके बारे में। इसमें ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके इसके बारे में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के, और हर ऑप्शन पे इस पे जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे कि मोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे उद्देश्य बताना है कि इसमें से कौन सा उद्देश्य जो है सबसे उपयुक्त है और क्या इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, सी है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध कराना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे है कि मोहन विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सही है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी जो देखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है यहाँ पे कि करेक्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है कि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। यहाँ पे सृजनात्मकता का इसमें क्या होती है कि अगर हम कोई आयोजन या कोई प्रदर्शनी या कुछ भी आयोजन करते हैं विद्यालय में, तो उससे क्या होता है कि हमारी सृजनात्मकता की विकास होती है, और क्या होता है कि सहभागिता गुणों का विकास होती है, क्योंकि उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं बच्चे, तो सहभागिता गुणों का विकास होता है, और उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, और तर्क चिंतन का विकास और वैज्ञानिकता का भी विकास होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है कि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मतलब कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा का क्या योगदान होता है। अभिप्रेरणा क्या होती है कि जो मोटिवेशन होती है, जो आंतरिक होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चों में सिखाने के प्रति रुचि का विकास करता है, बच्चों के स्मरण शक्ति का विकास करता है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करना। तो ये भी नहीं होगा कि बच्चों को एक दिशा में, सिर्फ एक दिशा में बच्चों को सोचने के लिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है ऑप्शन। यहाँ पे पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है, ये भी अभिप्रेरणा नहीं है। बच्चों के स्मरण शक्ति का विकास करता है, ये भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा कि बच्चों में सिखाने के प्रति रुचि का विकास करता है। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 का ए करेक्ट, सही होता है ये ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो ये होती है फ्रेंड्स की जो अभिप्रेरणा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ है कि जो अभिप्रेरणा होती है, जो अभिप्रेरणा होती है, ये होती है कार्य करने की जो आंतरिक इच्छा है। इसको हम बोलेंगे कार्य करने की आंतरिक इच्छा ये होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो रुचि का विकास होता है, इसमें रुचि का विकास होता है। और क्या होता है कि ये है जो विप्रेरणा होती है, इसमें ये होता है कि अस्थाई अधिगम का भी विकास होता है। इसमें जो अस्थाई अधिगम है, अस्थाई अधिगम का विकास होता है।
अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स और कुछ यहाँ पे कुछ नोट्स बता दें कि ये परिवेश को संपूर्ण रूप से देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि बच्चों में सिखाने के प्रति रुचि का विकास करता है। ये होता है अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन भी कहते हैं हम, जो कि क्या होता है कि आंतरिक होता है, इंटरनल होती है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बेस्ट होगा। तो अभिप्रेरणा समझ में आया होगा कि कार्य करने की जो आंतरिक इच्छा होती है ये भी होता है, इसमें रुचि का विकास भी होता है और अस्थायी अधिगम का भी विकास होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मदद करती हैं। किस रूप में मदद करती हैं? ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान कराने में, बच्चों को संसार से जोड़ने में, उपरोक्त दोनों में से किसी में नहीं। तो यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं क्या करती हैं, मदद करती हैं, तो इसके बारे में भी फ्रेंड्स हम चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं और ऑप्शन को फिर हम ठीक से जो है एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा कि उपरोक्त दोनों ही सही होगा, क्योंकि ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान कराने में भी होगा और बच्चों को संसार से जोड़ने में होगा। तो यहाँ पे ज्वलंत मुद्दों का विकास क्या होता है, ये ज्वलंत मुद्दे जो ऐसे ही सीटेट में वर्ड्स दे देता है और उसको जो है हमें पता नहीं होता है। तो ये ज्वलंत मुद्दा ये होता है कि जो वर्तमान समय में चल रही समस्या, जो वर्तमान समय में चल रही समस्या, इसको जो है ये होता है फ्रेंड्स ये ज्वलंत मुद्दों। तो ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान कराने में ये भी होगा और यहाँ पे है कि बच्चों को संसार से जोड़ने में, उपरोक्त दोनों होगा। तो बच्चों को संसार से जोड़ने का यहाँ पे मतलब होता है कि जो परिवेश है हमारा, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में बालक रहता है, तो परिवेश में क्या चल रहा है, इसके बारे में जो है अच्छे से मालूम होता है। तो ये होता है कि बच्चे के संसार से जोड़ने में। तो ये हमारे जो पर्यावरण अध्ययन के समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं होती हैं ये मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है कि इसमें बालक के परिवेश की घटना का प्रयोग होता है, जो समाचार पत्र पत्रिका होती है, जो समाचार पत्र पत्रिका होती है, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो क्या होता है कि इसमें होता है कि इसमें बालक के परिवेश की घटना का प्रयोग हुआ आता है, घटना का जो घटना होती है, घटना का प्रयोग होता है, जिसे कि बालक जो है उसे अच्छे से जानता है। और ये क्या होती है कि उस बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। जितनी सारी समाचार पत्र पत्रिकाएं में जो घटनाएं होती हैं वो बालक के क्या होती है कि पूर्व ज्ञान से जुड़ा होता है। तो जिसमें बच्चे की क्या होती है, रुचि का भी विकास होता है, इसमें रुचि का भी विकास होता है और अस्थाई अधिगम भी होता है, इसमें अस्थाई अधिगम भी होता है। और फ्रेंड्स इसमें बालक को जो बाह्य वातावरण के साथ जो है जोड़ने में सहायक भी होता है। तो ये होती है हमारी जो पर्यावरण अध्ययन में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं, इसका ये होता है उपयोग, जिसमें कि रुचि का भी विकास होता है, अस्थाई अधिगम भी होता है इसमें, और बालक को जो बाह्य वातावरण के साथ जोड़ने में सहायक होता है। और ये क्या होती है कि जो बच्चों को संसार से जोड़ने में, मतलब कि जो परिवेश है बच्चे का, उसमें क्या चल रहा है वर्तमान में, उसके बारे में बच्चे को जानने का मौका मिलता है। और ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान कराने में, ज्वलंत मुद्दा कहने का मतलब कि वर्तमान समय में जो चल रही समस्या है उसके बारे में। यहाँ पे उपरोक्त दोनों ही सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होता है।
चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीता जो है हमारे दोस्त पक्षी, ये प्रकरण को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाती है। वह किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रही है? तो ये शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन हर बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब में है। थोड़ा ही पढ़ें, उसको सही से पढ़ें, ताकि अगर उसमें से एग्ज़ाम में आता है तो हमारे क्वेश्चन छूटे नहीं और अच्छे से हम एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन करके आएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे है दृश्य श्रव्य सामग्री। यहाँ पे होगा श्रव्य दृश्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री या वास्तविक सामग्री। यहाँ पे हो रहा है कि सीता जो है हमारे दोस्त पक्षी एक प्रकरण है, इसको प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्रिया हो रहा है, वो ले जाती है। यहाँ तक कि क्लास में कोई पक्षी को पकड़ के नहीं लाया जा रहा है दिखाने के लिए या उसे पढ़ाने के लिए, तो नज़दीक के पार्क में ले जाती है वहाँ पे सीता। और वह किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करती हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, इसमें दृश्य इंद्रियाएं क्रियाशील होती हैं, जैसे कि हम आँख से देखते हैं। यहाँ पे होगा दृश्य, जो इंद्रियां हैं, जो दृश्य इंद्रियां हैं वो क्रियाशील होती हैं, जैसे कि हमारा आँख है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत आता है पत्र पत्रिका। एग्जाम में बहुत पूछता है फ्रेंड, पक्का है कि यहाँ से पूछेगा। पत्र पत्रिका, चित्र, अब आते हैं यहाँ पे मानचित्र, उसके बाद से आते हैं हम यहाँ पे प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर बहुत कंफ्यूज करता है। प्रोजेक्टर ये जो है जो दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है ये प्रोजेक्टर। तो ये इसमें क्या होती है कि इसमें जो दृश्य इंद्रियाएं जो क्रियाशील होती हैं, मतलब कि यहाँ पे जो आँख है वो होगा, और पत्र पत्रिका, चित्र, मानचित्र, प्रोजेक्टर ये दृश्य सामग्री है, जिसको कि हम इसे देख करके वो करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या होता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या होता है कि अधिकतम ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होती हैं, जैसे कि इसमें देखना भी है दृश्य, और श्रव्य सुनना भी है, तो कान और हम जो सुनते हैं और दृश्य जो हम देखते हैं उसका दोनों का ही उपयोग होता है। तो इसलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कराते हैं इसमें। तो इसमें हम कराते हैं नाटक, उसके बाद कराते हैं मंचन, नाटक मंचन, उसके बाद कराते हैं जो अभिनय होता है, अभिनय कराते हैं। उसके बाद से फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर यहाँ पे होता है। अन्य जो है जैसे कि मल्टीमीडिया जो साधन है, इसमें आता है श्रव्य दृश्य सामग्री में। लेकिन जो प्रोजेक्टर की बात करता है वो दृश्य सामग्री है, और फिल्म प्रोजेक्टर की बात अगर करें हम तो फिल्म प्रोजेक्टर आता है, ये श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है। अब यहाँ पे हम आते हैं फ्रेंड्स वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक सामग्री क्या है। वास्तविक सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, या फिर चिड़ियाघर, हम यहाँ पे चिड़ियाघर हो गया, खेत हो गया, बागीचा हो गया, भी ये सब चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो हैं वास्तविक सामग्री के अंतर्गत आता है फ्रेंड। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे क्रियात्मक सामग्री, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे जो है चल के जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को ले करके जाया जा रहा है,
नज़दीकी के पार्क में उनकी जो है, तो इसमें कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री होगी? तो यहाँ पे क्रियात्मक सामग्री होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये बहुत विवादित क्वेश्चन रहा है और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये जो है ऐसा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम हुए थे पिछले साल, इसमें कई शिफ्ट में हुए थे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो चलिए हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत बच्चा दृश्य, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत बच्चा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है? खोज करने में, मूल्यांकन करने में, अभिव्यक्ति करने में, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी, चर्चा करने में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खोज करने में ऑप्शन नंबर ए होता है, बी होता है मूल्यांकन करने में। यहाँ पे जो बच्चा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है वो खोज करने में करता है, जो कि एक्सप्लोर होता है, वो खोज करने में करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करना होता है। तो दृश्य श्रव्य जो दृश्य होती है, जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, उसमें क्या होता है कि वो परिवेश का अवलोकन करता है। अवलोकन करने के बाद से उसको जो है एक्सप्लोर करता है, उसको खोज करने में रहता है, उसको खोज करने की कोशिश करता है। तो बच्चा जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है, इसका अध्ययन कब से किया गया था? तो यहाँ पे जो है इसका हम अध्ययन जो प्रारंभ हुआ था, इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। और यहाँ पे रिपोर्ट कब, इसका रिपोर्ट तैयार हुआ था कब? ये क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसका रिपोर्ट कब तैयार हुआ था? 2005 में हुआ था। और ये अध्यक्षता इसकी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है, तो प्रोफेसर यशपाल सिंह जी के जो है अध्यक्षता में हुआ था। और ये जो है यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल सिंह जी को 2009 में कौन सा जो है पुरस्कार मिला था? क्योंकि ईवीएस है तो यहाँ से जीके का भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो ये भी इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2009 में कलिंग पुरस्कार मिला था। कलिंग पुरस्कार मिला था। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो इसको हम एनसीएफ कहते हैं, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क कहते हैं, तो ये 2005 अध्ययन प्रारंभ हुआ था। 2000 में रिपोर्ट इसका तैयार हुआ था 2005 में। और अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में हुआ था? इसके कौन से अध्यक्ष हैं? तो प्रोफेसर यशपाल सिंह जी हैं। और इनको 2009 में कलिंग पुरस्कार मिला था, जो किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है औपचारिक, अनौपचारिक, गहन या सतत। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर क्या किया गया था कि यहाँ पे जो परीक्षा होती है उसे समाप्त करने की बात किया गया था। और जो है सतत मूल्यांकन लागू करने की बात की गई थी। प्रत्येक दिन की समस्या को उसको पता लगाना और उसको जो है निवारण करना। तो यहाँ पे जो अनुशंसा, मूल्यांकन की अनुशंसा करता है वो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे यहाँ पे हम। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है?
तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। बी है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। सी है ऑप्शन की अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। डी है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ पे आता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि स्वपोषी, उसके बाद आता है स्वपोषी के बाद परपोषी, उसके बाद आता है मृतपोषी। मृतपोषी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस बने हुए हैं कई बार। यहाँ पे है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो ये स्वपोषी जो होता है, जो स्वपोषी होता है वो उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। और ये परपोषी जो होता है ये उपभोक्ता होता है। और यहाँ पे जो होता है मृतपोषी, जिसको हम अपघटक, इसके अंतर्गत होता है ये अपघटक, अपघटक। शायद आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दें, जैसे कि यहाँ पे घास है, ये उत्पादक के रूप में है। अब इसको क्या खाएगा? शेर खाएगा, शेर। और शेर अगर इसको खाता है तो शेर इसको ये जीवाणु, इसको जीवाणु या फिर हम कह सकते हैं कवक। तो ये क्या होता है कि ये मिल जाता है, तो ये मृतपोषी होता है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां है यहाँ पे। 8वां यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैव मंडल का अजैविक घटक के बारे में बात करता है ये। तो यहाँ पे है प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। तो सबसे पहले हमें आपको बता दें यहाँ पे कि जो पर्यावरण में जैविक अगर पूछे कि पर्यावरण में यहाँ पे जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो जैव मंडल का अजैविक घटक इसे कहते हैं। तो पर्यावरण का घटक तो जैविक में ये आता है कि पृथ्वी पर सभी जितने सारे सजीव हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये जितने सारे हुए, ये क्या हैं कि ये जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, जैसे कि अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा प्राकृतिक निर्जीव चीज़ें, जैसे कि पर्वत, पठार, पहाड़, वायु, जल, ये मृदा, ये सब चीज़ें होती हैं अजैविक। और होता है फ्रेंड्स मानव निर्मित, जो कि मानव निर्मित निर्जीव, जो कि बहुत सारे मानव निर्मित चीज़ें हैं, वो जो है जितने सारे आएंगे वो मानव निर्मित आएंगे। तो सबसे पहले जैविक आपको समझ में आएगा कि जैविक किसे कहते हैं। तो जैविक जो पृथ्वी पर सभी सजीव हैं वो जैविक हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। और अजैविक इसमें आएगा जैसे कि प्राकृतिक आएगा इसमें निर्जीव, जैसे कि पर्वत, पठार। तो यहाँ पे प्रोटीन और मृदा, और यहाँ पे है कवक और फास्फोरस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कवक। ये है कि जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, कवक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि किस पौधे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती है? गुलमोहर, नीम, गुलमेहंदी, गुलदाउदी। तो यहाँ पे जो गुलमेहंदी है, गुलमेहंदी के जो पत्तियां होती हैं उसको छूने पे क्या होता है कि वो सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईश्वरीय भोजन हम किसको कहते हैं। तो ये होता है कोकोआ होता है। और फलों का राजा आप ये भी पूछा जाता है, आम होता है। फलों की रानी लीची होती है। और चमत्कारी फल कीवी फल को कहते हैं। कीवी फल आपको आई हो पता होगा, चमत्कारी फल बोलते हैं। और अनाजों की रानी अगर पूछा जाए तो मक्का होता है।
और यहाँ पे होता है कि हरा सोना जिसको हम कहते हैं अफीम को, लेकिन यहीं अगर पूर्वोत्तर भारत में अगर हम इसकी बात करें तो बांस को कहा जाता है हरा सोना। और पेय पदार्थों की रानी जिसको कहते हैं चाय को कहते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस भी कई बार पूछे हुए हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पे है गुल मेहंदी, जो कि गुल मेहंदी के पौधे क्या होते हैं कि उसकी पत्तियाँ छूने पे सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर वर्धक जो भोजन होता है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को, फिर विटामिन को। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार आया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा देने वाला भोजन है, ये ऊर्जा देने वाला भोजन। और यहाँ पे जो वसा है इसके बारे में बात करते हैं। वसा क्या होती है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसके कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगुना ऊर्जा देता है। ये इसकी तुलना में दोगुना ऊर्जा देता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विटामिन के बारे में। तो विटामिन इसमें क्या होती है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है इससे, विटामिन से। अब हम बात कर लें कि जो प्रोटीन है ये फ्रेंड्स की शरीर की जो शरीर का वृद्धि होता है, वृद्धि विकास होता है, इसमें सहायक होता है। तो यही है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो शरीर वर्धक भोजन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन है, यही होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन है, और कार्बोहाइड्रेट की दोगुने की तुलना में देखा जाए तो वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। और जो विटामिन होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है शरीर में, और जो प्रोटीन होता है वो शरीर का वृद्धि और विकास करने में बहुत सहायक होता है। तो यही है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करें फ्रेंड्स। हम ऐसे ही अच्छे आप सबके लिए वीडियो लाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में भी जो भी आपको पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक बताना होगा वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम वो नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक लेकर के आएंगे, उस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और हमारी एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गई है, तो जो है फ्रेंड्स हम उम्मीद करते होंगे कि आप जो है अच्छे से अपना स्टडी प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।